प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आ चुका है। इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं आप लोगों के, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ कंपनी, देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और वैल्यूएशंस देखेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या करना है। तो ऑफकोर्स ये वीडियो आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेगा और साथ ही यूएस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। और प्लस कल आप लोगों ने पूछा था ना कि अचानक इंडियन मार्केट को क्या हो गया, क्यों गिर गया, इसको भी ब्रीफली कवर करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले मार्केट्स देख लेते हैं, इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बाद जो भी टॉपिक्स मैंने बोला उसको कवर करूँगा। इंडियन मार्केट का तो परफॉर्मेंस आज अच्छा चल रहा है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह परफॉर्मेंस अच्छा है। और फिर से डिफेंस सेक्टर अगर आप देखें ना, डिफेंस डाउन है, अच्छा खासा डाउन है। क्यों डाउन है मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा, डेली बेसिस पे हम लोग यही कवर करते हैं। और बाकी नीचे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंजम्पशन, एफएमसीजी, ऑटो, सभी जगह अगर देखें तो ज़्यादातर सेक्टर्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं। यूएस देखिए, यूएस तो परफॉर्मेंस कल बहुत अच्छा रहा सभी मार्केट्स में उनके। उसके बाद एशियन मार्केट्स भी देखेंगे तो एशियन मार्केट्स भी परफॉर्मेंस मोस्टली आपको अच्छा ही लगेगा, खासकर हांगकांग और चाइना का मार्केट का परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यूरोपियन मार्केट्स देख लेते हैं, यहाँ भी मोस्टली या तो फ्लैट है या अच्छा है, मतलब निगेटिविटी ऐसा कुछ कहीं भी किसी भी मार्केट में नहीं है। और अगर आप बॉन्ड्स भी देखें ना यूएस में, तो बॉन्ड्स लगातार 10 ईयर जी से नीचे आ रहा है, 4.28% के आसपास आ गया। ऑल्दो वहाँ जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने बोला है कि भाई रेट कट फिलहाल नहीं होने जा रहा, फिर भी मार्केट ये मानकर चल रहा है कि रेट कट आने वाला है यूएस में, इसीलिए वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर ऑयल देखें तो ऑयल भी काफ़ी हद तक पहले के मुकाबले कंट्रोल में है ना, 69 से नीचे चला आया है। ठीक है, तो अभी तो सभी कुछ पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, इसी से हम आंसर कर सकते हैं ना कि मार्केट कल क्यों गिर गया था ऊपर जाने के बाद। ठीक है, इससे कोरिलेटेड है। तो देखिए, कल तो ऑफकोर्स न्यूज़ आया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर हो गया, तो उसके कारण ऑफकोर्स वर्ल्ड वाइड सारे मार्केट्स ऊपर गए, इंडियन मार्केट भी ऊपर गया था। लेकिन फिर बाद में हुआ कि ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल पे, फिर इजराइल की तरफ से हुआ कि हम भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये सब थोड़ा हुआ, तो भाई लगा पता नहीं सीज़ फायर होगा नहीं होगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न आया। ठीक है, उसके कारण मार्केट्स पहले के मुकाबले गिर गए थे ना। इंडियन मार्केट तो बहुत ऊपर गया, उसके बाद फिर काफ़ी हद तक नीचे आ गया था, इसीलिए हुआ। लेकिन वर्ल्ड के दूसरे मार्केट्स देखें या दूसरे एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस देखें, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखा। सिर्फ इंडियन मार्केट ने उस तरह से रिएक्ट किया। ठीक है, लेकिन देखिए रिएक्शन का कोई रीज़न नहीं था ना। एक बार ट्रंप ने अनाउंस कर दिया तो क्योंकि ट्रंप के कारण ही तो हुआ ना, ये तो मानना पड़ेगा ना। इजराइल भी पीछे हट गया, ईरान भी पीछे हट गया। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये बढ़ने वाला नहीं था मामला फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट। हाँ, लेकिन हाँ, ये परमानेंट कोई सेटलमेंट तो है नहीं अभी, क्योंकि डिस्कशन चल रहा है कि यूएस ने जो अटैक किया है, सो उससे जो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है ईरान का, पता नहीं पूरा ख़त्म हुआ है कि नहीं, कन्फ्यूजन आ गया है। तो अगर बाद में इजराइल और यूएस को पता चलता है कि नहीं भाई, जो हमने अटैक किया था उससे डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर से ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो मे भी देखना होगा। फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट सेटलमेंट है, थोड़ा प्रॉब्लम्स कम हुए हैं, बट ये प्रॉब्लम जाने वाला नहीं है। अब तो ऑफकोर्स ये आने वाले दिनों में फिर से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट एनी हाउ फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट रिलीफ है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप को ना नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बहुत लोग नॉमिनेट करना, पाकिस्तान पहले ही नॉमिनेट कर चुका है, फिर से कुछ और लोग नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हें किस लिए चाहिए? इंडिया और पाकिस्तान के बीच उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुका दिया था। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है। लेकिन यहाँ पे फ़नी ये है कि भाई पाकिस्तान तो मान रहा है, लेकिन इंडिया डोनाल्ड ट्रंप को कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा कि भाई तुमने कोई कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, पता नहीं उसके बाद ईरान और इजराइल का जो उन्होंने रुकवाया सो कॉल्ड, तो रुकवाया ऑफकोर्स सही बात है रुकवाया, लेकिन कैसे रुकवाया है ना, ईरान पे अटैक किया गया, प्लस ईरान पे को धमकी दिया गया कि अगर तुमने फिर से अटैक किया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, इस तरह से रुकाया गया। तो इस सब चीज़ों के लिए पीस प्राइस तो एटलीस्ट नहीं मिलता है ना। यूएस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूएस में ना जो रिपब्लिकन्स हैं उन्होंने 4 जुलाई का टारगेट रखा है कि भाई उससे पहले ये जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल है ना टैक्स कट का, उसे पास करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है इनफैक्ट सीनेटर्स को, क्योंकि सीनेट पे ही पास होना है ना, अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो ऑलरेडी पास हो चुका है। लॉक योर सेल्फ इन अ रूम इफ़ यू मस्ट, डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है कि भाई ये पास होना ही है,
तो जुलाई 4 देखते हो क्या होता है। अगर ये पास होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स वो जो डेट उनका बढ़ रहा है वो तो यूएस को ले डूबेगा, देयर इज नो डाउट, वेट करना होगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसी तरह से जुलाई 9, अगेन जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई 9 में रेसिप्रोकल टैरिफ फिर से वापस आ रहा है। इंडिया जैसे 26%, दूसरे कंट्रीज़ पे और भी ज़्यादा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा वहाँ क्या हो रहा है। तो ये दो चीज़ों पे हमें नज़र रखना होगा। मोस्टली उतना एग्रेसिवली अब ट्रंप नहीं जाएंगे, मोस्टली यही लगता है, बट देखना होगा एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, जापान भी मिसाइल टेस्ट अपना कर रहा है, ठीक है। तो जापान ने बिल्कुल ये सब रोक दिया था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब से ना उस पर एटम बम का अटैक हुआ, बिल्कुल रोक दिया था फिर से, क्योंकि चाइना से रिस्क बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया के लिए एटलीस्ट ये पॉजिटिव ही देखेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए कुछ और कंट्रीज़ हैं, क्योंकि जापान हमें पता है ना टेक्नोलॉजी वाइज तो बहुत आगे है। अगर वो चाहेगा तो अच्छा खासा आर्म्स एंड एम्यूनिशन बना सकता है। तो अगर वो बनाएगा तो चाइना को एक तरह से काउंटर करने में मदद मिलेगा, क्योंकि जापान से हमारा फ्रेंडशिप अच्छा है। नाउ आज का मेन टॉपिक आईपीओ ऑफ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो ये कंपनी किस चीज़ की है, तो भाई ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, एनबीएफसी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इसका प्रोमोटर है एचडीएफसी बैंक। तो ब्रांड तो बहुत अच्छा है एचडीएफसी बैंक का ब्रांड, लेकिन हाँ, एचडीएफसी का ब्रांड जो एक समय था पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन हुआ है, ठीक है। अगर ये आईपीओ थोड़ा और पहले आ जाता तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव होता, लेकिन हाँ, अभी भी एचडीएफसी बैंक का तो है, यह ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, तो वहाँ से आ रहा है। और 12,500 करोड़ का रेस करने का प्लान कर रहे हैं, और उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन हो जाएगा अबाउट 61,000 करोड़ के आसपास। तो बड़ा आईपीओ है, 12,500 करोड़ का आईपीओ बहुत बड़ा माना जाएगा। और प्राइस बैंड 700 to 740 पर शेयर रखा गया, तो ऑफकोर्स अपर एंड पे ही जाएगा, 740 ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड तो होगा इसका, क्योंकि ब्रांड अच्छा है। और यहाँ पे ग्रे मार्केट प्राइस ना 74 के आसपास, तो 10% के प्रीमियम पे था ये इशू प्राइस से। और उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी जो कि प्रमोटर है ना 94.3% के आसपास, और पब्लिक मतलब उसके अलावा जो शेयर होल्डिंग है 5.7% के आसपास का होल्डिंग। लेकिन एक बार जब ये लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद ऑफकोर्स ये चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक सेल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑफर फॉर सेल उसे बोलते हैं। तो ये होने के बाद एचडीएफसी का जो स्टेक होगा वो 74.2% के आसपास हो जाएगा, और जो पब्लिक है उसके पास 25.8% हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल्स थे। इसके बाद कंपनी को अगर देखें ना तो इंडिया में 7th लार्जेस्ट रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है ये, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर है, क्योंकि इसका ग्रॉस लोन बुक अगर आप देखेंगे ना तो 1 लाख करोड़ के आसपास का है एज ऑफ मार्च 31, 2025। तो लोन बुक भी अच्छा खासा है। और मोस्टली ये फोकस कहाँ करता है, तो लो टू मीडियम इनकम, ठीक है, और अनबैंक्ड हाउस होल्ड्स, मतलब बहुत ऊपर वाले सेगमेंट में, बहुत नीचे के सेगमेंट में ये जाता है। तो ऑफकोर्स इसके कारण रिस्क भी बढ़ जाता है, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांचेज हैं अच्छे खासे, 1772 ब्रांचेज हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अच्छा खासा है। एसेट बैंक मोस्टली एसेट बैक्ड लेंडिंग में विश्वास रखता है, और डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट तो हमें एचडीएफसी बैंक से कॉन्फिडेंस मिलता है ना, कि एचडीएफसी बैंक रिस्क मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है इंडिया में, तो वो तो कॉन्फिडेंस मिलता है। ग्रॉस एनपीएस भी इसका ज़्यादा नहीं है, 2.26% का है इन लाइक फाइनेंशियल ईयर 25 अगर आप देखें तो। और मोस्टली ये सेमी अर्बन और अनबैंक्ड मार्केट्स में ही ज़्यादा प्रेजेंस है इसका। फाइनेंशियल तो अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, वही जो इसका रिस्क जो है हाई क्रेडिट रिस्क, ठीक है, मैंने पहले ही बताया ना, जैसे कि लेंडिंग टू अनबैंक्ड, मतलब जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है या फिर कहीं से कोई लोन नहीं मिल रहा, उसको ये लोग लोन देंगे, ठीक है। सेमी फॉर्मल या फिर एमएसएमई कस्टमर्स को लोन देंगे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क में पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होता है कि एनपीएस बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स उनका एसेट क्वालिटी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, बुरी तरह से हिट होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बड़ा रिस्क है। इसके अलावा एक और रिस्क क्या हो सकता है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे इन्हें कंपटीशन किससे मिलेगा, बैंक्स भी तो लेंडिंग के बिजनेस में है, फिनटेक्स है, जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, डिजिटल एनबीएफसीज है, ठीक है। तो इसके कारण मार्जिन प्रेशर हो सकता है, इसके कारण इनका जो कंज्यूमर या फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब रिस्क है। और यहाँ पे बिजनेस अगर आप देखें कि भाई क्या क्या करता है एग्जैक्टली, तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन देता है एमएसएमई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टेड सैलरीड
इंडिविजुअल्स को भी लोन देता है। उसके एसेट फाइनेंस में है, ये एसेट फाइनेंस में परचेज ऑफ न्यू और यूज्ड कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए लोन देता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए लोन देता है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स के लिए लोन देता है। उसके बाद कंज्यूमर फाइनेंस में है तो यहाँ पे पर्सनल लोन पर्सनल लोन भी अच्छा खासा देता है। पर्सनल लोन ऑफ कोर्स अनसिक्योर्ड है, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर बेस इसका अच्छा खासा है, 19.4 मिलियन मार्च 2025 देखें, और उससे भी बड़ी बात है 2x का ग्रोथ मिला है लास्ट 3 ईयर्स में, तो अच्छा खासा है। और वास्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा इनके पास है, और प्रेजेंस ऑल अक्रॉस इंडिया है। और ज़्यादातर जो प्रेजेंस है टीयर 4 सिटीज़ में है, मतलब छोटे छोटे सिटीज़ में, क्योंकि वहीं पे ये लोन दे रहे हैं ना, उसी सेगमेंट पे लोन दे रहे हैं, तो छोटे सिटीज़ में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है, ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हाई ग्रोइंग मार्केट्स होते हैं लाइक एमएसएमई, हाई ग्रोइंग लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ है, पर्सनल लोन्स है, वहाँ पे ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण उम्मीद है कि इनका बिजनेस आने वाले सालों में भी तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक और निगेटिव बोल सकते हैं या फिर पॉजिटिव जो कि हो सकता है फ्यूचर में, ऑपरेटिंग लिवरेज ना। जैसे इनका जो कॉस्ट टू इनकम है ज़्यादा है, ठीक है ना, लाइक कॉस्ट टू इनकम रेशियो है इनका 42.8%, ठीक है। बजाज का अगर आप देखें रिलेटिवली सिर्फ 34% के आसपास है, ठीक है। तो ऑफकोर्स बजाज तो दूसरे लीग का प्लेयर है। यहाँ पे अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एआई पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जो कॉस्ट टू इनकम है अगर इसे कम कर पाते हैं तो ऑफकोर्स इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तेज़ी से बढ़ सकता है। तो देखना होगा अगर ये ध्यान दे पाते हैं तो देखिए ओवरऑल कंपनी देखा जाए तो कंपनी बुरी नहीं है, ठीक है, कंपनी ठीक कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस अगर देखेंगे ना तो एनबीएफसीज़ है, मैंने बताया ना फाइनेंशियल्स के केस पे बैंक या एनबीएफसीज़ में आप पी की जगह पे पीबी देखेंगे, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस आपको देना चाहिए। तो प्राइस टू बुक देखेंगे तो 3.9x है ना FY25 का, 3.9 टाइम्स, ठीक है। और जो दूसरे प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स लाइक बजाज फाइनेंस का ऑलमोस्ट 6 के आसपास है, 5.91, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का अबाउट 5.68 के आसपास है, तो उसके मुकाबले काफ़ी कम है, ठीक है। और प्लेयर ठीक ठाक है, ब्रांड अच्छा है, तो वैल्यूएशन वाइज भी से आप बुरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बुरा प्लेयर नहीं है ये, ठीक है, प्लेयर ठीक है, इसको इस तरह से देखें। शॉर्ट टर्म्स में तो आपको पता है ना मार्केट में क्या चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है कमेंट करना, आप लोग जनरली शॉर्ट टर्म ही जानना चाहते हैं, बहुत डिफिकल्ट है कमेंट करना। मार्केट में देख रहे हैं फिलहाल क्या चल रहा है, वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे हो रहा है, तो कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो भी हमने डिस्कस किया, अगर कंपनी उस पर वर्क करता है, ठीक से कंटिन्यू करता है, तो लॉन्ग टर्म में तो इशू नहीं होना चाहिए। और अगर मुझसे पूछें मैं आईपीओज़ में जनरली इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं हूँ ना, ऑलरेडी बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज़ हैं, पुरानी कंपनीज, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मोस्टली उसी पे जाता हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। आईपीओज़ जनरली मैं पहले थोड़ा बहुत किया करता था, बट रीसेंट टाइम्स में तो मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। कभी करूँगा तो बिल्कुल मैं आप लोग को भी बताऊँगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।